नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल सेफ व्हील्स की पॉडकास्ट श्रृंखला में एक बार हम पुनः उपस्थित हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जन सुविधा में एक महत्वपूर्ण विषय पर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में आवागमन उसका सबसे महत्वपूर्ण जीवन अंग है और इसमें वाहन सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत में सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक वाहन ही इस व्यवस्था का आवागमन का आधार रही। धीरे धीरे निजी गाड़ियों का भी विकास हुआ और उपलब्धता बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ी, आवागमन में ट्रैफिक जाम, कार्यस्थल, बाजार, किसी कार्यक्रम में जाने पर पार्किंग की व्यवस्था, महंगा ईंधन और साथ ही साथ बढ़ता प्रदूषण, इसको देखते हुए लोगों ने शेयरिंग टैक्सी पर ध्यान दिया। आपको पता होगा, शुरुआत में टैक्सियों में स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की टैक्सियों का चलन था, जो महंगी भी पड़ती थी और साथ साथ जिनकी उपलब्धता भी बहुत आसानी से नहीं होती थी। फिर समय आया रेडियो टैक्सी का। इस डिजिटल युग में मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता ने रेडियो टैक्सियों के उपयोग को बढ़ावा दिया। आप घर बैठे राइड बुक कर लें, अपने कर्तव्य स्थल पर पहुंच जाएं, किराया भुगतान करें, फिर गाड़ी को लेकर आपके मन में कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। आप स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सकते हैं। ना गाड़ी चोरी होने का डर, ना पार्किंग में खड़ी करने की चिंता, ट्रैफिक वायलेंस में चालान होने की चिंता, सर्विसिंग की चिंता, सभी चिंताओं से आप मुक्त हो जाते हैं। यह रेडियो टैक्सी आपको हर जगह सुविधा के रूप में उपलब्ध हुई और जहां इन रेडियो टैक्सियों ने आपकी सुविधा बढ़ाई, वहीं इसने असंगठित क्षेत्र में रोजगार का भी अवसर उपलब्ध कराए। रेडियो टैक्सी में जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों ने सार्वजनिक यातायात में रेडियो टैक्सी सेवा को उपलब्ध कराया है। इनसे साथ ही समस्याएं भी आई। ड्राइवरों का व्यवहार, गाड़ियों की सुरक्षा, राइड की कैंसिलेशन। कई बार टैक्सी में यात्रियों के साथ अपराध की भी घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इन सबको देखते हुए भारत सरकार ने रेडियो टैक्सी के संचालन हेतु मोटर व्हीकल टैक्सी गाइडलाइंस 2025 जारी की और गाइडलाइंस में बहुत ही समग्रता से रेडियो टैक्सी के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री पूर्णेंदु सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो आइए हम सर से जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा जारी इन सभी दिशा निर्देशों पर ड्राइवरों के लिए, रेडियो टैक्सी कंपनियों के लिए, यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या क्या अनुशासन की व्यवस्था की गई है। एक एक करके इन सभी विषयों पर हम विस्तार से सर से वार्ता करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार मित्रों, सेफ व्हील्स चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पूर्णेंदु सिंह, एडिशनल एसपी हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस में। और आज आपके चैनल के आमंत्रण पर मैं रेडियो टैक्सी के बारे में जो भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं उसको समझाने का मैं कोशिश करूँगा कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ड्राइवर के लिए, कंपनी के लिए, यात्रियों के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल और पर्यावरण के लिए जो जो व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर मैं जो भी तथ्य हैं उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सर, ये रेडियो टैक्सी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, एमबी एक्ट बनने के बाद दो प्रकार की टैक्सियां हमारे सामने थी, जिनको स्टेज कैरेज कहा जाता था और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कहा जाता था। व्यवहार में आप देखेंगे जो स्टेज कैरेज थी, जो सवारियां टैक्सी स्टैंड से उठा के जगह जगह उतारती चढ़ाती रहती थी, उनको स्टेज कैरेज कहा जाता था। और जो गाड़ियां बुकिंग पे जाती थी, जैसे आपने यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए बुक कर दिया, टूर के लिए बुक कर लिया, तो वो गाड़ी परमानेंट आपके साथ जाती थी और आपके साथ लौट के आती थी। इसको कहा जाता था कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। और इन गाड़ियों का ऑपरेटर जो था कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को, उसको एग्रीगेटर कहा जाता था। बाद में जब डिजिटल एरा आया और हमारे कंप्यूटर साइंस और मोबाइल का विस्तार हुआ, तो ऐप के माध्यम से इन गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया गया। तो चूंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता था, तो इसलिए इनको बोलचाल में रेडियो टैक्सी कहा जाने लगा। और यह सारा बुकिंग जो कॉन्ट्रैक्ट टैक्सी का होता है, चूंकि एक मोबाइल ऐप के माध्यम से होता है, इसलिए इसको रेडियो टैक्सी कह दिया जाता है। सर, ये रेडियो टैक्सी का नियंत्रण कैसे होता है? सर, इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, आप जानते हैं कि संपूर्ण जो परिवहन व्यवस्था है और ट्रांसपोर्ट का जो भी अधिनियम नियम है, ये सारा भारत सरकार का जो भूतल परिवहन मंत्रालय है वो नियंत्रित करता है। उसने अभी कुछ दिनों पहले ही ये
एग्रीगेटर गाइडलाइंस जारी की हैं सन 2025 की, और ये एग्रीगेटर गाइडलाइंस जो हैं यही पूरे के पूरे रेडियो टैक्सी को गवर्न करती हैं। इसके संबंध में जितने भी हमारे विचारणीय प्रश्न हो सकते हैं या जो भी विधिक प्रावधान हो सकते हैं, वो सारे प्रावधानों का उल्लेख इसी नियमावली में किया गया है। जी सर। और सर जो ड्राइवर रेडियो टैक्सी चलाते हैं वो अन्य टैक्सी ड्राइवरों से अलग कैसे हैं सर? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो इस दिशा निर्देश में जारी की गई है। आप जानते हैं कि सामान्य जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेके लोग चलते हैं वो कोई भी टैक्सी चला सकते हैं, चाहे वो स्टेज कैरेज हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो। लेकिन जब रेडियो टैक्सी की बात आई, चूंकि ये बहुत ही पर्सनल है, इसमें सिंगल यात्री बैठता है और इसमें किसी भी प्रकार से किसी ऑफिस का संपर्क नहीं होता है, ऐसे में ड्राइवर की गुणवत्ता पर इस पर बहुत फोकस किया गया। इसमें स्पष्ट प्रावधान किए गए कि वह ड्राइवर ऐसा होना चाहिए जो कभी शराब के नशे में गाड़ी चलाने में जिसका चालान न हुआ हो, जो किसी शारीरिक हिंसा यौन हिंसा के मामले में आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित न किया गया हो, ऐसा ड्राइवर हो जिसकी आम छवि ठीक हो और इसका पुलिस सत्यापन 1 सप्ताह के भीतर जो है ले लिया जाए और हर 6 महीने पर उसका सत्यापन किया जाए। ये पुराना ड्राइवर हो तो कहीं ऐसा न हो कि सड़क एक्सीडेंट करने में इसका कोई आरोप इसके ऊपर लगा हो। साथ ही साथ इन ड्राइवरों के लिए इस नियमावली में एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। यद्यपि आप जानते हैं कि जो टैक्सी ड्राइवर उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन जो रेडियो टैक्सी के ड्राइवर होंगे इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। क्या ट्रेनिंग कराई जाएगी? उनको सबसे पहले इस ऐप की ट्रेनिंग कराई जाए कि ऐप चलाया कैसे जाएगा। नंबर 2, उनको रोड एक्सीडेंट हो जाने पे क्राइसिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराई जाएगी। साथ ही साथ उनको जिस एरिया में उनको रहना है वहां से सड़कों के बारे में उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। उनको जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो हमारे कमजोर स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, या इस तरह की जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके प्रति उनको संवेदनशील बनाने के लिए स्किल ट्रेनिंग कराई जाएगी उनकी, ताकि वो बिहेवियरल स्किल को सीख सकें, ताकि वो उनके साथ वो निगोशिएट ढंग से कर सकें। साथ ही साथ उस व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा की भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। और जो एग्रीगेटर होगा वो इनकी भर्ती करते समय इनका मनोवैज्ञानिक टेस्ट लेगा। ऐसा तो नहीं है कि यह व्यक्ति किसी मनोरोग से ग्रसित हो, वह मनोरोग शारीरिक रोग भी हो सकता है, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति आक्रामकता या किसी के प्रति भेदभाव वाला भी हो सकता है। तो इसको जानने के लिए इस नियमावली में प्रावधान किया गया है कि उस व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो सामान्य टैक्सी ड्राइवर हैं और जो रेडियो टैक्सी ड्राइवर, इनके बीच में बहुत कुछ व्यवहारिक अंतर आ गया है। बहुत सही सर। और सर दूसरा सवाल है सर, ड्राइवरों के वेलफेयर के लिए क्या प्रबंध किया गया है सर इसमें? हाँ, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था जिसको कि ड्राइवरों ने एग्रीगेटर से विरुद्ध अपील की थी, जिस पे भारत सरकार ने विचार किया। इसमें 2 प्रकार की बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सबसे पहले सरकार ने कहा कि इनका 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। ये एग्रीगेटर की जिम्मेदारी है कि जो ड्राइवर उनके फ्लीट में चल रहे हैं उनका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। इसके अलावा उनका 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस कराया जाए किसी दुर्घटना का शिकार हो जाने पे, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति जो है इतनी खराब ना हो जाए कि अपना वो इलाज ना कर सके। इसी प्रकार से जो राइड कैंसिलेशन पे 10% के जुर्माने की बात है, उसमें भी ये हुआ कि नहीं, पहले ये जांच की जाएगी कि क्या ड्राइवर ने अनावश्यक रूप से राइड कैंसिल की थी या अन्य कोई विषय था जिसकी वजह से राइड कैंसिल की। इस प्रकार से ये 2-3 चीजें ऐसी व्यवस्थित की गई हैं जिससे कि ड्राइवरों के हितों की रक्षा भी की जा सके। साथ ही साथ जो किराए का बंटवारा है उसमें भी सरकार ने कहा कि यदि गाड़ी एग्रीगेटर की है तो ड्राइवर को 60% किराए का हिस्सा मिलेगा, और यदि ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर आया है तो उसको 80% हिस्सा मिलेगा। इस प्रकार से उसकी फाइनेंशियल नीड्स को भी सरकार ने इसमें सुरक्षित करने की कोशिश की है। सर इसमें और एक सवाल है सर, टैक्सी वाहन का मानक क्या होता है सर? देखिए, जैसे इस नियमावली में हुआ और ये प्रावधान किए गए, तो उन्होंने कहा कि पहले बात यह है कि कोई भी गाड़ी जो 8 साल से पुरानी होगी वो टैक्सी के रूप में रेडियो टैक्सी फ्लीट में नहीं चल सकती है। अच्छा, ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? इसका निर्णय लिया गया केवल पोल्यूशन के मानक को देखते हुए, ताकि बड़ी संख्या में लोग ये टैक्सी इस्तेमाल करें तो प्रदूषण न फैले।
साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार की जो ईवी पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी है, उसको देखते हुए उनको हर साल अपनी फ्लीट में ईवी गाड़ियों को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ सरकार ने भी दिशा निर्देश इसमें जारी किए हैं कि जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनकी सूट करती हुई गाड़ियां भी इनको रखनी होगी। यदि कोई व्यक्ति कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास कोई फिजिकल इनकैपेबिलिटी है या मैं दिव्यांग हूं, तो उससे सूट करती हुई गाड़ी भेजना एग्रीगेटर की मजबूरी होगी। तो इस प्रकार से प्रदूषण उत्सर्जन के मानकों को पूरा करने वाली गाड़ियों को ही फ्लीट में शामिल किया जा सकता है। ये मानक सरकार ने इस नियमावली में रख दी है। सर ये बहुत अच्छा रहा सर। और दूसरा सवाल सर, यात्रियों की सुरक्षा के लिए सर क्या प्रबंध किए गए? जैसे बीच बीच में सुनाई देता है कभी अप्रिय घटनाएं घट जाती, उसमें क्या प्रबंध किए गए सर? ये बहुत ही एक व्यापक यात्री सिक्योरिटी प्लान के साथ ये पॉलिसी आई है। सरकार ने कहा है कि एग्रीगेटर पहले अपना एक ऐप बनाएगा। उस ऐप में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, जो कर्मचारी इसको ऑपरेट करेंगे और जो यात्री इसमें बैठेंगे उनके लिए क्या क्या सुविधा दी गई है। सबसे पहले यह है कि यह ऐप जितनी देर यात्री ट्रेवल करता रहेगा उसकी लाइव लोकेशन वो दिखाता रहेगा। वो चाहे तो किसी अपने संपर्क अपने परिजन के किसी भी नंबर पे लाइव लोकेशन सेंड कर सकता है जब तक यात्रा में रहेगा। ऐप के माध्यम ये ऐप में इनबिल्ट रहेगा। दूसरा, जब यात्रा खत्म हो जाएगी उसके बाद भी 1 हफ्ते तक ड्राइवर का नाम और उसकी फोटो मेमोरी में सेफ रहेगी उस ऐप के। अगर वो यात्री किसी प्रकार की कोई अचानक दुर्घटना या कोई लॉस्ट एंड फाउंड किसी आइटम के खोने की बात हो तो 1 हफ्ते तक वो ड्राइवर को जान लेगा कि कौन ड्राइवर मुझे लेकर गया था, तो वो 1 हफ्ते तक उसमें सेफ रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जो एग्रीगेटर होगा वो सवारियों का 5 लाख रुपए का बीमा करेगा। ये 5 लाख रुपए का बीमा सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हुई है, ताकि अगर उसकी गाड़ी की लापरवाही से कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें यात्री को ये राहत दे सके और इसका जो प्रीमियम की धनराशि होगी उसके किराए में शामिल होगी। इसके अलावा उन्होंने एक व्यवस्था की है कि जो ड्राइवर होगा उसकी फोटो और गाड़ी का परमिट जो ड्राइवर के बगल को पायलट सीट होती है उसके पीछे लगा रहेगा। आप देखते हो कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो लोग पूछते हैं कि ड्राइवर साहब आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। और इसी बहाने आप एक चोरी भी है, चालाकी भी करते हैं तो पीछे मुड़ के देखे तो आप उसका चेहरा देख लें। तो सरकार ने कहा नहीं, एक तो उसकी फोटो युक्त पहचान पत्र सीट के पीछे चस्पा रहेगी, साथ ही साथ ऐप में जैसे ही उस गाड़ी का अलॉटमेंट होगा उसकी स्क्रीन पर उस ड्राइवर की हाई रेजोल्यूशन फोटो, स्पष्ट नियम में लिखा है हाई रेजोल्यूशन फोटो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं ताकि ड्राइवर कौन गाड़ी चला रहा है इसको हमारा जो यात्री बैठा है वो जान सके, ताकि वो सुनिश्चित भी कर सके हाँ ये वही आदमी है जो आदमी उस ऐप में या उस एग्रीगेटर के रजिस्टर्ड है। सर और सवाल है सर, नए दिशा निर्देशों में किराए की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है सर? जैसे सुनने में आया है कि ये पीक समय में किराया अपने हिसाब से। हाँ, ये मांग बहुत दिनों से चल रही थी। अभी तक क्या होता था कि जो हमारे कैब ड्राइवर आते थे वो आने पर मौके पे निगोशिएट करते थे, जिन्हें नहीं साहब इस समय पीक आवर से हम नहीं आ पाएंगे, कुछ किराया बढ़ा के दीजिए तो हम ले चले, नहीं तो हम नहीं ले चलेंगे, हम राइड कैंसिल कर देंगे। तो ये सब घटनाएं होती थी। इसको देखते हुए सरकार ने किराए के तय करने में एग्रीगेटर को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। उसने कहा कि एक बेसिक किराया होगा जिसको इन्होंने बेस फेयर कहा। पीक आवर्स में अगर आप निगोशिएट कर सके तो आप दोगुना तक किराया ले सकते हैं अगर कोई यात्री देने को तैयार है तो, और जो नॉर्मल टाइम है उसको उसका आधा तक आप ले सकते हैं, यानी कि आप ऑफर भी कर सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी खाली न खड़ी हो तो आप उसका किराए का ऑफर भी आधे तक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो ऑफ पीक टाइम के ट्रेवलर्स उनके लिए फायदेमंद होगी। तो सर पीक टाइम का कुछ समय निर्धारण हुआ है सर? पीक आवर्स देखिए एक स्थानीय कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि कोई कैपिटल सिटी है तो बड़े बड़े ऑफिस तो वहाँ रहते हैं तो वहाँ पर पीक आवर्स ऑफिस का टाइम होगा, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं वहाँ पे पीक आवर 10 बजे से 12 बजे तक का रहेगा। जो टूरिस्ट वाले हैं वो 1 बजे से 3 बजे तक के रहेंगे। तो पीक आवर्स एक लोकल कॉन्सेप्ट होगा जो कि वहाँ का एग्रीगेटर ही तय कर पाएगा। और सर राइड कैंसिलेशन की बड़ी समस्या है, नए दिशा निर्देशों में इसे कैसे नियंत्रित किया गया सर? इसके बारे में कुछ बताएं सर। हाँ, राइड कैंसिलेशन सबसे कॉमन शिकायत थी और इसको सरकार ने जब टेकअप किया तो इस पे उन्होंने एक तरह से कंट्रोल करने के लिए दोनों तरफ यात्री पर भी और
ड्राइवर के ऊपर भी एक कंट्रोल की व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा कि यदि कोई ड्राइवर राइड को कैंसिल करता है तो उसका कारण वो एग्रीगेटर के ऐप पर, उसके पेज पर जाके लिखेगा, और अगर वो कारण संतोषजनक है तब तो ठीक है, और नहीं संतोषजनक है तो जो किराए के लिए बुकिंग की गई थी उसका 10% या अधिकतम 100 रुपए का, ये मान के चलिए कि 100 रुपए की फाइन उसके ऊपर लगा दी गई है। इसी प्रकार से सवारी है, गाड़ी आ गई और उसने अगर उचित कारण के बिना राइड कैंसिल कर दी तो उस यात्री के ऊपर भी 100 रुपए फाइन करने का एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात की गई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही साथ सरकार ने इसमें क्या किया है कि 10 पॉइंट रेटिंग सिस्टम भी लागू किया है। उस ड्राइवर का 10 पॉइंट रेटिंग की एक सिस्टम भी लागू किया है कि आप उसकी रेटिंग कर सकते हैं। और इस नियमावली में भी प्रावधान है कि यदि कोई भी ड्राइवर जिसकी रेटिंग किसी महीने 5 नंबर से कम आएगी तो उसको 3 महीने बाद एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 40 दिन की। तो मैं समझता हूं कि कोई भी ड्राइवर ना तो जुर्माना देना चाहेगा, ना बार बार ट्रेनिंग में जाना चाहेगा। तो एक अच्छा कंट्रोल डेवलप किया गया है इसमें। सर और सर दिव्यांगजन के लिए क्या सुविधा दी गई है सर इसमें? हाँ, इसमें सरकार ने प्रावधान किया है कि जो फ्लीट होगी एग्रीगेटर की, उसमें कुछ गाड़ियां ऐसी रखी जाएंगी जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी डिसेबिलिटी को सूट करती हुई हो, ताकि उनकी गाड़ियों को उपलब्ध कराई जा सके और वो अपना हॉस्पिटल, कार्यालय, मार्केट जहाँ भी जाना चाहे वो जा सके। सर और सर क्या एग्रीगेटर का लाइसेंस निरस्त हो सकता है सर? हाँ, देखिए एग्रीगेटर की जो लाइसेंस है, जैसे आपको इस नियमावली में मैं बताऊं कि 5 लाख रुपए उसकी लाइसेंस फीस है और ये लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाता है। 5 साल बाद 25,000 रुपए जमा कर इसका रिन्यूअल हो सकता है। लेकिन सरकार ने कहा यदि एग्रीगेटर जो शर्तें बताई गई हैं इसमें यदि उनका उल्लंघन करता है, जैसे इसमें कहा गया है कि एग्रीगेटर एक कंट्रोल रूम बनाएगा, वही कंट्रोल रूम पूरी टैक्सियों को ऑपरेट करेगा, वहां पर वह एक शिकायत का सेल बनाएगा, कंप्लेंट सेल, जहां पे कोई भी यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है जिसकी जांच की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आप अपना विशिष्ट ऐप बनाएंगे जिसमें वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे मैंने पहले कहा कि रेटिंग की सुविधा दी जाएगी, कंप्लेंट फाइल करने की सुविधा दी जाएगी, लाइव लोकेशन की सुविधा दी जाएगी, 1 हफ्ते तक उसकी मेमोरी में फोटो ड्राइवर का और डिटेल सेव रखने की सुविधा दी जाएगी, 5 लाख रुपए यात्री के बीमा की सुविधा दी जाएगी। अगर ये सब जो शर्तें हैं इसको पूरा करने में कोई एग्रीगेटर सफल रहता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस पहले निलंबित कर दिया जाएगा और नोटिस पीरियड में यदि वो संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसके लाइसेंस को कैंसिल भी किया जा सकता है। सर इस सारे सिस्टम को कैसे चलाया जाएगा? ये पूरा जो तंत्र है ये डिजिटल टूल्स पे बेस्ड है। जैसे एक कंट्रोल रूम होगा जहाँ पे कंपनी का सर्वर लगा होगा, हर एग्रीगेटर कंपनी अपने लिए एक ऐप डेवलप करेगी, उस ऐप को कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके एक्टिवेट कर सकता है और उसके माध्यम से अपनी राइड की बुकिंग करना, किराए का भुगतान करना, राइड कैंसिल करना, अपनी कंप्लेंट देना, अपनी रेटिंग देना, ये सब चीजें कर सकता है। ये पूरी तरह से डिजिटली एक कंट्रोल्ड सिस्टम होगा जो एक कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे के पूरे उस क्षेत्र में, चाहे प्रदेश हो चाहे 2 प्रदेश हो, वहां पे ऑपरेट करेगा। सर और सर इसमें एक समस्या आती है, यात्रियों का काफी डाटा जो है एग्रीगेटर के पास ऐप के माध्यम से पहुंच जाता है और इस डेटा की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? हाँ, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा, प्राइवेसी का मुद्दा, क्योंकि जब आप ऐप को एक्टिवेट करेंगे तो आप अपना विवरण उसमें भरेंगे, जब आप पेमेंट करेंगे तो आपकी बैंक की डिटेल्स भी इस एग्रीगेटर के पास जाएंगी। ऐसे में क्या होगा कि साइबर फ्रॉड की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सरकार ने इसमें कहा कि जो भी एग्रीगेटर कंपनी होगी वो कंपनी एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, यूपी भारत सरकार का जो आईटी एक्ट है और साथ ही साथ डेटा सेफ्टी के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो सारे इनके ऊपर बराबर लागू होंगे। यानी कि यदि कोई भी डेटा इनके पास से लीक होता है तो एग्रीगेटर के विरुद्ध FIR दर्ज करके विवेचना करके इनके जेल भी भेजा जा सकता है। साथ ही साथ जो डेटा लॉस हुआ है उस डेटा से यदि उस यात्री को कोई नुकसान होता है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति इनको देनी पड़ सकती है। सर और सर कुछ सामान्य बातें जो विशेष हो आप बताना चाहें? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है सरकार द्वारा और इसको नियमित करने के लिए जो नियमावली बनाई गई है इसकी जरूरत है कि इसको आम जन भी जाने कि उनके क्या अधिकार हैं, वो ये भी जाने कि कंपनी के क्या अधिकार हैं, वो ये भी जाने कि ड्राइवर के भी क्या अधिकार हैं। लोग अक्सर ड्राइवरों के साथ
दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो मतलब किसी प्रकार की उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस नियमावली में इन सारी चीज़ों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। तो हमें इस नियमावली को जानना चाहिए, हमें सामान्य शिष्टाचार जानना चाहिए कि यातायात में जैसे हम लोग ड्राइवर बढ़ते हैं कि जल्दी चलिए, हमें जल्दी लेके चलना है, कोई शॉर्टकट लेके चलिए। इस ऐप में एक व्यवस्था ये भी कर दी गई है कि यदि कोई भी ड्राइवर ऐप में निर्धारित रूट से यदि डिविएट करता है तो ऐप अपने आप इंडिकेशन कंट्रोल रूम को दे देगा और वो कंट्रोल रूम सीधे यात्री को फोन करेगा कि यदि जो रूट का डाइवर्जन हो रहा है, रूट बदल रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी इसमें कर दी गई है कि यात्री को आप गलत रास्ते लेकर नहीं जा सकते हैं। हाँ सर, आए दिन जैसे रहता है लोग राइड बुक करते हैं तो ड्राइवर जो है ट्रैफिक जाम को देखते हुए अपना शॉर्टकट ले लेते हैं। जी, इसका भी जी, इसको रोकने के लिए ऐप में अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार का आपको ये समस्या न होनी पड़े कि आप उसको भटक जाएं कहीं पे। यदि कोई सवारी बैठे बैठे ऐप पे कंप्लेंट करती है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा ड्राइवर शराब पिए हुए है या नशे की हालत में है, तो इसमें स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि एग्रीगेटर तुरंत उसको नजदीकी जगह पे रुकवा के दूसरा ड्राइवर दूसरी गाड़ी भेजेगा और इस मामले की जांच करेगा और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है उस ड्राइवर को कोई राइड नहीं दी जाएगी, एक तरह से उसको निलंबित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यह व्यवस्था इन्होंने इस ऐप के दौरान कर दी है कि इस ऐप में किसी भी प्रकार की यदि आपको कंप्लेंट है शराब की, नशे की, तो आप तुरंत उसको अपलोड कर सकते हैं। तो एक तरह से ये बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच का गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और जहाँ तक सामान्य समझ की बात है, जो एज ए पुलिस अधिकारी या एज ए यात्री भी अगर मैं समझूं तो मैं देखता हूं कि इसमें हमारी सुरक्षा का भी इसमें बहुत व्यापक प्रबंध किया गया है। सर आशा करते हैं कि इस गाइडलाइन से लोगों का बहुत फायदा होगा सर। नहीं, निश्चित तौर पे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि सभी लोग इन सारे बिंदुओं को अच्छे से जानें और आज हमने जो तथ्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की पॉडकास्ट के माध्यम से वहां तक पहुंचे, लोग इसको जानेंगे तो एक निश्चित तौर पे ये गाइडलाइंस एक सुरक्षित रेडियो टैक्सी सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद।